दिल्ली की सल्तनत अपने पूरे शबाब पर थी। बादशाह सलामत जंग एक न्यायप्रिय लेकिन मनमौजी शासक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कवि, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, लेकिन उन सब में सबसे अनोखे और बादशाह के सबसे प्रिय थे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला न तो कोई बड़े आलिम थे, न कोई शूरवीर योद्धा, फिर भी उनकी हाजिर जवाबी और दुनिया को देखने का उनका सरल लेकिन गहरा नजरिया बादशाह को बहुत भाता था। जहां बड़े बड़े विद्वान घंटों तक किसी मसले पर बहस करते, वहीं मुल्ला एक ही वाक्य में उस मसले की गांठ खोल देते। उनकी इसी खूबी के कारण दरबार के कई अमीर और मंत्री, खासकर वजीर-ए-आज़म आजम खान, उनसे मन ही मन जलते थे। वजीर को लगता था कि एक मामूली सा दिखने वाला, गधे पर घूमने वाला यह आदमी बादशाह की नजरों में उनसे ज्यादा इज्जत कैसे पा सकता है। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह मुल्ला को नीचा दिखाया जाए और बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मौसम खुशगवार था और बादशाह का मिजाज भी अच्छा था। दरबारी अपनी अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वजीर आजम खान ने बड़ी विनम्रता का नकाब ओढ़कर बादशाह से अर्ज किया, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन एक बात मेरे जहन में काफी दिनों से खटक रही है। हम सब मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्लमंदी की दाद देते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन क्या उनकी बुद्धिमानी सच में उतनी ही गहरी है जितनी दिखती है, या यह महज हाजिर जवाबी का एक खेल है? क्यों न आज उनकी अक्ल का एक ऐसा इम्तिहान लिया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे न केवल दरबार की शान बढ़ेगी, बल्कि पूरी सल्तनत में आपकी न्यायप्रियता और ज्ञानियों के प्रति आपके सम्मान का डंका बजेगा। बादशाह को वजीर की बात में दम लगा। उन्हें भी यह जानने की उत्सुकता हुई कि मुल्ला की बुद्धि की थाह कहाँ तक है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा, जो हमेशा की तरह पिछली कतार में बैठे ऊँघ रहे थे। बादशाह ने आवाज दी, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला हड़बड़ाकर जागे और बोले, जी हुजूर, गरीब परवर, मैं तो बस आपकी सल्तनत की तरक्की के बारे में गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। दरबार में एक हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने गंभीर होते हुए कहा, मुल्ला, आज हम तुम्हारी अक्ल का एक असली इम्तिहान लेना चाहते हैं। वजीर साहब का कहना सही है, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा होनी चाहिए। हम तुमसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर तुमने इन तीनों सवालों का सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देंगे, और अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी अक्ल सिर्फ बातों तक ही सीमित है और तुम्हें सजा के तौर पर सल्तनत छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? वजीर आजम खान की आंखों में शैतानी चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने ऐसे सवाल सोचे हैं जिनका जवाब देना किसी के बस की बात नहीं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक लंबी जम्हाई ली और बोले, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस यह बता दीजिए कि जवाब देने के लिए मेरे पास कितना वक्त है? बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। आज से ठीक 7वें दिन तुम इसी दरबार में हमारे तीनों सवालों के जवाब पेश करोगे। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर सवाल सुनिए मुल्ला जी। उसकी आवाज में अहंकार और चुनौती का भाव स्पष्ट था। मेरा पहला सवाल है, इस पूरी पृथ्वी का केंद्र यानी बीच का हिस्सा ठीक ठीक कहाँ पर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा सवाल था? इसे कोई कैसे नाप सकता है? वजीर ने अपनी जीत की मुस्कान को और चौड़ा करते हुए दूसरा सवाल दागा, मेरा दूसरा सवाल है, आसमान में कुल कितने तारे हैं? हमें उनकी एकदम सही गिनती चाहिए, एक भी कम या ज्यादा नहीं। अब तो दरबारियों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। यह तो पहले सवाल से भी ज्यादा नामुमकिन था।
भला आसमान के तारों को कौन गिन सकता है? वजीर ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। उसने बादशाह की ओर देखकर कहा, और आलमपनाह, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मुल्ला को यह बताना होगा कि इस वक्त ठीक इसी पल खुदा क्या कर रहा है। यह सवाल सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। यह तो ईशनिंदा के बराबर था। खुदा क्या कर रहा है, यह एक इंसान कैसे बता सकता है? वजीर ने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा था जिसमें मुल्ला का फंसना तय था। अगर वह कुछ भी जवाब देते तो धर्म के ठेकेदार उन्हें घेर लेते, और अगर जवाब न देते तो बादशाह की शर्त हार जाते। बादशाह भी इन सवालों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि वजीर ने मुल्ला को बहुत मुश्किल जाल में फंसा दिया है। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा, जिनके चेहरे पर न कोई शिकन थी न कोई घबराहट। वह ऐसे शांत थे जैसे उन्होंने ये सवाल सुने ही न हों। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, हुजूर, मुझे आपके सवाल मंजूर हैं। मैं 7वें दिन अपने जवाबों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर मुल्ला ने बादशाह को सलाम किया और दरबार से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वजीर आजम खान और उसके चमचे खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन हो गया था कि मुल्ला का खेल अब खत्म हो गया है। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ को मुल्ला पर पूरा भरोसा था तो कुछ को उनकी चिंता सता रही थी। मुल्ला जब घर पहुंचे तो उनकी बेगम बहुत परेशान थीं। उन्होंने रोते हुए कहा, यह आपने क्या किया? आपने उन नामुमकिन सवालों के लिए हामी क्यों भरी? अब क्या होगा? हमें यह शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारकर खूंटी पर टांगते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बेगम, घबराती क्यों हो? जिसने सवाल बनाए हैं उसी ने जवाब भी कहीं न कहीं छिपा रखे होंगे। तुम बस 7 दिन तक अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। अगले 6 दिन तक मुल्ला ने कुछ भी नहीं किया। वह दिन भर अपने गधे के साथ घूमते, बच्चों के साथ कंचे खेलते, बाजार में लोगों से गपशप करते या फिर अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे चादर तानकर सो जाते। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। वजीर के जासूस हर पल उन पर नजर रखे हुए थे और दरबार में जाकर रिपोर्ट देते, हुजूर, मुल्ला तो पागल हो गया है। वह कोई तैयारी नहीं कर रहा, बस आवारागर्दी कर रहा है। लगता है उसने हार मान ली है। वजीर यह सुनकर और भी खुश होता। 6ठे दिन की शाम को मुल्ला ने अपनी बेगम से कहा, सुनो, कल सुबह के लिए तैयारी कर लो। मेरे कुछ पुराने कपड़े एक गठरी में बांध दो, मेरे गधे को अच्छे से नहला धुलाकर तैयार रखना, और हाँ, भेड़ की खाल का एक बड़ा सा चर्मपत्र भी रख देना। उनकी बेगम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने पति का हुक्म माना। 7वां दिन आ गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सल्तनत के कोने कोने से लोग मुल्ला का हश्र देखने आए थे। बादशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में वजीर आजम खान विजेता की तरह इतराता हुआ खड़ा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में प्रवेश किया। उनके एक हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उनके पीछे पीछे उनका प्यारा गधा चल रहा था। मुल्ला को गधे के साथ दरबार में देखकर सब हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, यह गधा यहाँ क्या कर रहा है? मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, मेरे कुछ जवाबों के लिए इसका साथ होना बहुत जरूरी है। यह मेरा सबसे भरोसेमंद साथी और सहायक है। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने तंज कसते हुए कहा, तो मुल्ला जी, उम्मीद है आप खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। बताइए, हमारे पहले सवाल का जवाब क्या है? पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? मुल्ला मुस्कुराए।
वह अपने गधे को खींचकर दरबार के ठीक बीचों बीच ले गए। गधे ने जैसे ही वहां रुककर अपना अगला दाहिना पैर जमीन पर रखा, मुल्ला ने अपनी छड़ी से उस जगह पर एक गोला बना दिया और बड़ी बुलंद आवाज में ऐलान किया, जहां पनाह, पृथ्वी का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां मेरे गधे का खुर रखा हुआ है। पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। वजीर गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, यह क्या बकवास है? तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, वजीर साहब, इसमें साबित करने वाली क्या बात है? यह एकदम सटीक नाप है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद पूरी दुनिया को चारों दिशाओं से नापकर देख लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकल आए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब वजीर के पास कोई जवाब नहीं था। पूरी दुनिया को नापना किसी के बस में नहीं था। मुल्ला ने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई गलत साबित ही नहीं कर सकता था। बादशाह मुल्ला की चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, हम तुम्हारा यह जवाब मान लेते हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला ने अपने गधे की पीठ पर लदे सामान में से भेड़ की खाल का वह बड़ा सा चर्मपत्र निकाला और उसे जमीन पर फैला दिया। वह खाल घने लंबे बालों से भरी हुई थी। मुल्ला ने कहा, आलम पनाह, यह तो और भी आसान है। आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ की खाल पर बाल हैं। वजीर फिर से चीखा, यह कैसा मजाक है? कोई इन बालों को कैसे गिन सकता है? मुल्ला ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्यों नहीं गिन सकते वजीर साहब? आप तो सल्तनत के सबसे बड़े हिसाब किताब के माहिर हैं। आप ही गिनकर देख लीजिए। अगर एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो सजा का हकदार मैं हूंगा। और अगर आप नहीं गिन सकते तो आपको मेरा जवाब मानना पड़ेगा। दरबार में फिर से ठहाके गूंज उठे। वजीर का चेहरा शर्म से झुक गया। भेड़ की खाल के अनगिनत बालों को गिनना उतना ही नामुमकिन था जितना आसमान के तारों को। बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, वाह मुल्ला, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने दूसरा जवाब भी लाजवाब दिया। अब बताओ, हमारे तीसरे और सबसे मुश्किल सवाल का जवाब क्या है? इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? इस सवाल पर पूरे दरबार में फिर से गहरी खामोशी छा गई। यह मजाक का नहीं, आस्था और धर्म का मामला था। सबकी सांसें रुक गईं। मुल्ला का चेहरा भी अब गंभीर हो गया था। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं, फिर बादशाह से कहा, आलम पनाह, यह सवाल बहुत ऊंचा है। इसका जवाब देने के लिए और इसे समझने के लिए पूछने वाले और जवाब देने वाले का दर्जा एक जैसा नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके सिंहासन पर बैठना होगा और आपको मेरी जगह पर नीचे खड़ा होना पड़ेगा। यह सुनकर तो दरबार में तहलका मच गया। एक मामूली मुल्ला की यह जुर्रत कि वह बादशाह को सिंहासन से उतरने को कहे। वजीर को मौका मिल गया। वह चिल्लाया, पकड़ लो इस गुस्ताख को। इसकी हिम्मत कैसे हुई बादशाह की शान में ऐसी बात कहने की? लेकिन बादशाह सलामत जंग खुद एक समझदार इंसान थे। वह मुल्ला की इस अनोखी शर्त के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को हाथ से इशारा करके रोका और कहा, शांत हो जाओ। हमें मुल्ला की यह शर्त मंजूर है। बादशाह अपनी गद्दी से उठे और नीचे आकर मुल्ला की जगह पर खड़े हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर बादशाह के भव्य सिंहासन पर जाकर बैठ गए। एक पल के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक गधे वाला आम आदमी दिल्ली के तख्त पर बैठा था और महान बादशाह एक आम दरबारी की तरह नीचे खड़े थे।
मुल्ला ने सिंहासन पर बैठकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर नीचे खड़े बादशाह सलामत जंग की ओर देखकर बुलंद और गंभीर आवाज में कहा, वजीर साहब ने पूछा था कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है, तो सब लोग कान खोलकर सुन लें। इस वक्त खुदा यही कर रहा है। वह एक पल में किसी सल्तनत के महान बादशाह को तख्त से उतारकर जमीन पर खड़ा कर देता है और मुझ जैसे एक साधारण और अदने से गधे वाले नसीरुद्दीन को जमीन से उठाकर बादशाह के सिंहासन पर बिठा देता है। वह पलों में किस्मतों को पलट देता है, अर्श वाले को फर्श पर और फर्श वाले को अर्श पर पहुंचा देता है। यही है उसकी लीला, यही है उसका काम। मुल्ला का यह जवाब किसी तीर की तरह सबके दिलों में उतर गया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक गहरी हकीकत थी, एक फलसफा था, जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। जो बात बड़े बड़े ज्ञानी और सूफी अपनी किताबों में लिखते थे, मुल्ला ने उसे एक ही पल में सबके सामने जीवंत कर दिखाया था। बादशाह सलामत जंग की आंखों में आंसू आ गए। वह निशब्द खड़े थे। उन्हें लगा जैसे आज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। उन्होंने ताली बजाई और उनके साथ पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वजीर आजम खान का चेहरा देखने लायक था। वह शर्मिंदगी, हार और डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह एक मामूली मस्खरा समझ रहा था, वह वास्तव में ज्ञान का एक गहरा समंदर है। मुल्ला शांति से सिंहासन से उतरे और आकर वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। बादशाह अपनी गद्दी पर वापस बैठे और उन्होंने मुल्ला को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम सच में इस सल्तनत का सबसे कीमती हीरा हो। हम तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 सोने की अशर्फिया और 5 गांव की जागीर देते हैं। फिर बादशाह ने गुस्से से वजीर की ओर देखा और कहा, और वजीर आजम खान, तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने एक सच्चे ज्ञानी को अपमानित करने की कोशिश की। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम वजीर के पद से हटाए जाते हो। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, आलमपनाह, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी वजह से ही तो आज दरबार में ज्ञान की इतनी खूबसूरत महफिल सजी। इनका सवाल नहीं होता तो मेरा जवाब भी नहीं होता। मुल्ला की यह महानता देखकर बादशाह और भी प्रभावित हुए। उन्होंने वजीर को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे पद से हटाकर एक मामूली ओहदा दे दिया। उस दिन के बाद से मुल्ला नसीरुद्दीन की इज्जत सल्तनत में 100 गुना और बढ़ गई। वह उसी तरह सादगी से अपनी जिंदगी जीते रहे, अपने गधे पर घूमते रहे और अपनी छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों से लोगों को जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाते रहे। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सच्ची बुद्धिमानी बड़ी बड़ी डिग्रियों या ऊंचे पदों में नहीं, बल्कि जीवन को सरलता और गहराई से समझने में निहित होती है। और कभी कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे आसान कामों में छिपे होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए नसीरुद्दीन जैसी नजर चाहिए। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे से जुड़े सवाल की एक विस्तृत कहानी, बिना किसी भाग या पॉइंट के, एक निरंतर प्रवाह में। उस दौर में जब दिल्ली की सल्तनत अपनी पूरी शानो शौकत पर थी, बादशाह सलामत की हुकूमत का डंका चारों ओर बजता था। बादशाह का दरबार अक्लमंदों, कलाकारों और शूरवीरों से भरा रहता था, लेकिन उन सब में सबसे जुदा और बादशाह के दिल के सबसे करीब थे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की शख्सियत बड़ी अजीब थी। वह न तो किसी अमीर की तरह कीमती लिबास पहनते थे, न किसी आलिम की तरह भारी भरकम किताबों का बोझ लेकर चलते थे। उनकी कुल जमा पूंजी थी उनकी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और उनका एक वफादार गधा, जिसका नाम उन्होंने अक्लमंद रखा हुआ था। मुल्ला और उनका गधा शहर की गलियों में इस तरह घूमते थे मानो पूरी कायनात की सैर कर रहे हों।
उनकी यही सादगी और बातों की गहराई बादशाह को बहुत भाती थी। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार का वजीर आज़म अजमत खान मुल्ला की शोहरत और बादशाह से उनकी करीबी से बेइंतहा जलता था। अजमत खान खुद को सल्तनत का सबसे काबिल और बुद्धिमान व्यक्ति समझता था और उसे यह बात हरगिज गंवारा नहीं थी कि एक गधे पर घूमने वाला फटेहाल सा दिखने वाला आदमी उससे ज्यादा इज्जत पाए। वह हर दिन एक नई साजिश रचता, एक नया जाल बुनता, ताकि किसी तरह मुल्ला को बादशाह की नजरों में जलील कर सके, लेकिन हर बार मुल्ला अपनी अक्ल से उसके जाल को ऐसे काट देते जैसे कैंची कपड़े को काटती है। एक रोज वजीर अजमत खान ने एक ऐसी शातिर योजना बनाई जिसे सुनकर उसके चमचे भी दंग रह गए। उसे यकीन था कि इस बार मुल्ला का बचना नामुमकिन है। हुआ यूं कि वजीर ने हाल ही में अरब से एक नायाब और बेशकीमती घोड़ा मंगवाया था। वह घोड़ा इतना शानदार था कि उसकी चर्चा पूरी सल्तनत में थी। उसकी चाल में तूफान था और उसकी खूबसूरती परियों की कहानियों जैसी थी। बादशाह ने भी उस घोड़े की बहुत तारीफ की थी। वजीर ने सोचा कि क्यों न इसी घोड़े को अपनी साजिश का मोहरा बनाया जाए। अगली सुबह जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार की तरफ जा रहे थे तो वजीर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बड़े अदब से कहा, मुल्ला जी, वजीर आज़म ने आपको फौरन अपने महल में याद फरमाया है। मुल्ला को कुछ अंदेशा तो हुआ, लेकिन वह शांत भाव से सिपाहियों के साथ चल दिए। उनका गधा भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। वजीर के महल पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा माहौल था। वजीर अजमत खान अपने आलीशान अस्तबल के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर बनावटी दुख और अंदरूनी खुशी का एक अजीब मिश्रण था। अस्तबल के अंदर उसका बेशकीमती अरबी घोड़ा मरा पड़ा था। वजीर ने मुल्ला को देखते ही जोर जोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। हाय, गजब हो गया! मेरी सल्तनत की शान, मेरा प्यारा घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यह सब इस मनहूस गधे की वजह से हुआ है। उसने उंगली से मुल्ला के गधे अक्लमंद की तरफ इशारा किया। मुल्ला हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, वजीर साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा गधा तो मेरे साथ था। वह आपके अस्तबल में कैसे आ सकता है? वजीर ने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा, मुल्ला, झूठ मत बोलो। मेरे साइस ने खुद तुम्हारी इस मरियल सवारी को मेरे घोड़े के पास देखा था। यकीनन तुम्हारे इस खच्चर ने मेरे घोड़े को दुलत्ती मारी होगी, जिसकी चोट सह न पाने के कारण उसकी मौत हो गई। यह एक सोचा समझा इल्जाम था। वजीर ने अपने साइस को पहले ही सोने की अशर्फियों की थैली देकर खरीद लिया था। साइस ने भी आगे बढ़कर झूठी गवाही दे दी, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा। यह गधा अस्तबल में घुस आया था और घोड़े को लात मारकर भाग गया। अब यह मामला सीधा सादा नहीं रहा था। यह एक संगीन जुर्म बन चुका था। सल्तनत का कानून साफ था, अगर किसी कम कीमत वाले जानवर की वजह से किसी ज्यादा कीमती जानवर की मौत हो जाए तो कम कीमत वाले जानवर के मालिक को या तो उस जानवर को मौत की सजा देनी होगी या फिर मरे हुए जानवर की पूरी कीमत अदा करनी होगी। वजीर का घोड़ा हजारों सोने की अशर्फियों का था, जिसे चुकाना मुल्ला के बस की बात नहीं थी। मतलब साफ था, या तो मुल्ला बर्बाद हो जाते या उनके प्यारे गधे को मार दिया जाता। वजीर को पता था कि मुल्ला अपने गधे से कितना प्यार करते हैं। वह उन्हें इसी दुविधा में फंसाकर तड़पाना चाहता था। मामला बादशाह के दरबार में पहुंच गया। वजीर अजमत खान ने बड़े नाटकीय ढंग से पूरी कहानी बादशाह के सामने पेश की। उसने कानून की मोटी मोटी किताबें खोलकर नियम और दलीलें पेश कीं। उसने कहा, आलम पनाह, यह सिर्फ एक घोड़े की मौत का मामला नहीं है, यह सल्तनत के कानून और इंसाफ का सवाल है।
अगर आज एक मामूली गधे के मालिक को उसके जानवर के किए गए जुर्म की सजा नहीं मिली, तो कल को कोई भी गरीब किसी अमीर का नुकसान करके बच निकलेगा। सल्तनत में अराजकता फैल जाएगी। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं। पूरा दरबार खामोश था। सारे सबूत और गवाह मुल्ला के खिलाफ थे। कानून भी वजीर के पक्ष में था। बादशाह भी धर्म संकट में पड़ गए। वह मुल्ला को पसंद करते थे, लेकिन वह कानून से बंधे हुए थे। उन्होंने भारी मन से मुल्ला की ओर देखा और पूछा, मुल्ला नसीरुद्दीन, इन इल्जामों पर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। सबको लगा कि अब मुल्ला क्या कहेंगे। उनके पास न कोई गवाह था, न कोई दलील। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक लंबी सांस ली और बोले, जहां पनाह, वजीर साहब जो कह रहे हैं वह सच हो सकता है। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि फैसला सुनाने से पहले मुजरिम को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। वजीर हंसा, मुजरिम? तुम्हारा मतलब है तुम्हारा गधा? क्या यह जानवर दरबार में आकर अपनी सफाई देगा? दरबार में मौजूद वजीर के चमचे ठहाका लगाकर हंसने लगे। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्यों नहीं वजीर साहब? जब इल्जाम एक जानवर पर है तो उसकी बात सुने बिना फैसला कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं कि मेरा गधा आपकी और मेरी तरह बोल नहीं सकता, लेकिन वह अपनी भाषा में सच जरूर बता सकता है। मैं आपसे और बादशाह सलामत से बस 7 दिन की मोहलत चाहता हूं। इन 7 दिनों में मैं अपने गधे से इस मामले की पूरी सच्चाई पूछूंगा। 7वें दिन मैं अपने गधे के बयान के साथ दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अगर मेरा गधा खुद को गुनहगार मानता है तो मैं सल्तनत का कानून सर झुकाकर कबूल करूंगा। यह एक अजीब और बेतुकी दरख्वास्त थी। गधे से पूछताछ। यह सुनकर कुछ लोग हंसे तो कुछ मुल्ला की हालत पर तरस खाने लगे। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। वजीर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा, यह तो खुद ही अपने जाल में फंस गया। 7 दिन बाद जब यह कोई ऊटपटांग कहानी लेकर आएगा तो इसकी और भी ज्यादा जिल्लत होगी। बादशाह को मुल्ला की बात में कुछ रहस्य नजर आया। वह जानते थे कि मुल्ला कभी कोई बात बिना वजह नहीं कहते। उन्होंने उत्सुकतावश कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हारी यह अनोखी दरख्वास्त हमें मंजूर है। तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है। 7वें दिन इसी दरबार में फैसला होगा। दरबार बर्खास्त हो गया। मुल्ला अपने गधे अकलमंद को लेकर चुपचाप घर चले गए। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुल्ला पागल हो गए हैं। अब वह गधों से बात करेंगे। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। मुल्ला के दोस्त और शुभचिंतक परेशान थे, जबकि उनके दुश्मन जश्न मना रहे थे। घर पहुंचकर मुल्ला की बेगम ने रोना पीटना शुरू कर दिया। यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? 7 दिन बाद हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मुल्ला ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, बेगम घबराओ नहीं। जिसने इल्जाम लगाया है वह इंसान है। जिसने गवाही दी है वह इंसान है। और जो फैसला करेगा वह भी इंसान है। बस मुजरिम एक जानवर है। देखो तो इस पूरे खेल में सबसे सच्चा कौन है? तुम बस मेरे और मेरे अकलमंद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। हमें एक बहुत जरूरी और लंबी बातचीत करनी है। अगले 6 दिन तक मुल्ला ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। वह हर सुबह अपने गधे को नहलाते, उसे अच्छा चारा खिलाते और फिर उसके कान में घंटों तक कुछ फुसफुसाते रहते। कभी कभी वह गधे की तरह ही हॉं की आवाजें निकालते तो कभी गधा उनकी बातों पर कान हिलाता या अपनी दुम फटकारता।
गांव के लोग छिप छिप कर यह तमाशा देखते और अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वजीर के जासूस हर दिन खबर ले जाते, हुजूर, मुल्ला तो सच में सठिया गया है। वह दिन भर अपने गधे से बातें करता रहता है। लगता है उसने अपनी हार कबूल कर ली है। वजीर यह सुनकर अपनी जीत के सपने देखने लगता। आखिरकार 7वां दिन आ गया। दिल्ली का शाही दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था। बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में वजीर अजमत खान विजेता की मुस्कान के साथ खड़ा था। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। ठीक समय पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। उनके पीछे पीछे उनका गधा अक्लमंद भी चल रहा था, जिसके गले में फूलों की माला पड़ी थी। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे गधे ने तुम्हें कुछ बताया? मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया, जी आलमपनाह, पूरी सच्चाई अब मेरे सामने है। मैंने इन 7 दिनों में अपने मुवक्किल यानी इस गधे से बहुत गहरी और लंबी बातचीत की है। इसने मुझे पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई है। वजीर ने तंज कसा, अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने उस जानवर की जुबानी। मुल्ला अपने गधे के पास गए, उसके कान पर हाथ रखा और फिर घूमकर दरबार से कहा, जहां पनाह और दरबार में मौजूद सभी अक्लमंद लोगों, मेरे मुवक्किल का कहना है कि उस पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठा और एक गहरी साजिश है। एक पल का सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने आगे कहा, मेरे गधे ने मुझे बताया कि वह उस दिन अस्तबल के पास गया जरूर था, लेकिन वजीर साहब के घोड़े को मारने के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने के लिए। दरअसल वजीर साहब का घोड़ा और मेरा गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। यह सुनते ही वजीर चीख पड़ा, बकवास! एक शाही अरबी घोड़े की दोस्ती एक मामूली गधे से? यह नामुमकिन है। मुल्ला ने शांत भाव से कहा, वजीर साहब, दोस्ती अमीरी गरीबी या नस्ल देखकर नहीं होती। मेरे गधे के अनुसार आपका घोड़ा आपके आलीशान अस्तबल में बहुत अकेला महसूस करता था। वह हर रोज मेरे गधे से अपनी उदासी की कहानी कहता था। वह कहता था कि उसे सोने की नाल और रेशम की जीन तो मिली, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं मिला। उस दिन भी वह दोनों बस अपनी दोस्ती निभा रहे थे, खेल रहे थे। तो फिर घोड़ा मरा कैसे? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे गधे का कहना है कि आपका घोड़ा बहुत काबिल और हुनरमंद था, जहांपना। वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर नाचने का हुनर जानता था। उस दिन वह मेरे गधे को अपना यही करतब दिखा रहा था। वह खुशी से झूमता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसला और वह अपना संतुलन खो बैठा। वह इस जोर से जमीन पर गिरा कि उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरे गधे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, वह बहुत रोया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइस ने जब यह देखा तो उसने अपनी गलती छिपाने और वजीर साहब के गुस्से से बचने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेजुबान गधे पर डाल दिया। मुल्ला की कहानी इतनी मर्मस्पर्शी और विश्वसनीय लग रही थी कि दरबार में मौजूद कई लोगों की आंखों में नमी आ गई। लेकिन वजीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह गुस्से से चिल्लाया, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, एक गढ़ी हुई बकवास। इसका क्या सबूत है? कोई कैसे मान ले कि एक गधा इतनी बात बता सकता है? यही वह सवाल था जिसका इंतजार मुल्ला कर रहे थे। उन्होंने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप सही कह रहे हैं वजीर साहब, यही तो असली सवाल है। यही तो गधे का सवाल है। आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई यह कैसे मान सकता है कि एक गधा इतनी बातें बता सकता है कि वह गवाही दे सकता है।
मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ। अगर सल्तनत का कानून यह मानता है कि एक गधा इतना नासमझ है कि वह अदालत में गवाही नहीं दे सकता, उसकी बात का कोई वजूद नहीं है, तो फिर वही सल्तनत का कानून यह कैसे मान सकता है कि वही गधा इतना समझदार है कि वह हत्या जैसा संगीन जुर्म साजिश के साथ कर सकता है। मुल्ला ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, ऐ दिल्ली के इंसाफ के रखवालों, या तो आप यह मान लीजिए कि मेरा गधा इंसानों की तरह समझदार है, वह सोच सकता है, बोल सकता है, दोस्ती और दुश्मनी समझता है, और फिर उसकी गवाही को सच मानकर उसे बेगुनाह करार दीजिए। या फिर आप यह मानिए कि वह महज एक बेअक्ल जानवर है जिसे अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं, और अगर ऐसा है तो उसे किसी की मौत का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। एक बेअक्ल जानवर द्वारा की गई हरकत जुर्म नहीं, महज एक हादसा होती है। फैसला आपके हाथ में है। आप एक ही जानवर को एक ही समय में समझदार मुजरिम और बेअक्ल गवाह दोनों नहीं मान सकते। यही मेरे गधे का आप सबसे सवाल है। मुल्ला की यह दलील सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह कानून और तर्क का एक ऐसा अचूक बाण था जिसने वजीर के बुने हुए हर जाल को एक ही झटके में भेद दिया था। मुल्ला ने वजीर के ही तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। अगर गधा बेअक्ल है तो मुजरिम नहीं हो सकता, और अगर वह अक्लमंद है तो उसकी गवाही माननी पड़ेगी, और उसकी गवाही के अनुसार वह बेगुनाह है। दोनों ही सूरतों में मुल्ला और उनका गधा पाक साफ थे। बादशाह सलामत अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में मुल्ला के लिए प्रशंसा और सम्मान का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने जोर से ताली बजाई और कहा, वाह मुल्ला, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल और इंसाफ की समझ को। तुमने आज हमें भी कानून का एक ऐसा गहरा पहलू सिखाया है जिस पर हमारी नजर कभी नहीं गई। तुम्हारा गधा बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फिर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने वजीर अजमत खान की तरफ देखा। और तुमने अपनी जलन और घमंड में एक बेजुबान जानवर पर झूठा इल्जाम लगाया और सल्तनत के कानून का मजाक बनाने की कोशिश की। तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस बेशकीमती घोड़े की कीमत के बराबर रकम शाही खजाने में जमा करोगे और तुम्हें वजीर के पद से हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाता है। वजीर अजमत खान का चेहरा शर्म और हार से सफेद पड़ गया। वह बादशाह के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बादशाह ने अपना फैसला नहीं बदला। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे अक्लमंद की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग समझ गए कि सच्ची अक्ल महलों और कीमती लिबासों में नहीं, बल्कि मुल्ला जैसी सादगी और गहरी सोच में बसती है। मुल्ला ने कोई इनाम नहीं मांगा, बस बादशाह से अपने गधे अक्लमंद के लिए एक बोरी गाजर की दरख्वास्त की, जिसे बादशाह ने हंसते हंसते पूरा कर दिया। और फिर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी फूलों की माला पहने हुए गधे पर सवार होकर दरबार से ऐसे निकले जैसे कोई जंग जीतकर लौट रहे हों, और उनकी यह कहानी हमेशा हमेशा के लिए गधे के सवाल के नाम से अमर हो गई। वजीर ने तंज कसा, अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने उस जानवर की जुबानी। मुल्ला अपने गधे के पास गए, उसके कान पर हाथ रखा और फिर घूमकर दरबार से कहा, जहां पनाह और दरबार में मौजूद सभी अक्लमंद लोगों, मेरे मुवक्किल का कहना है कि उस पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठा और एक गहरी साजिश है। एक पल का सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने आगे कहा, मेरे गधे ने मुझे बताया कि वह उस दिन अस्तबल के पास गया जरूर था, लेकिन वजीर साहब के घोड़े को मारने के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने के लिए। दरअसल वजीर साहब का घोड़ा और मेरा गधा बहुत अच्छे दोस्त थे। यह सुनते ही वजीर चीख पड़ा, बकवास! एक शाही अरबी घोड़े की दोस्ती एक मामूली गधे से? यह नामुमकिन है।
मुल्ला ने शांत भाव से कहा, वजीर साहब, दोस्ती अमीरी गरीबी या नस्ल देखकर नहीं होती। मेरे गधे के अनुसार आपका घोड़ा आपके आलीशान अस्तबल में बहुत अकेला महसूस करता था। वह हर रोज मेरे गधे से अपनी उदासी की कहानी कहता था। वह कहता था कि उसे सोने की नाल और रेशम की जीन तो मिली, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं मिला। उस दिन भी वह दोनों बस अपनी दोस्ती निभा रहे थे, खेल रहे थे। तो फिर घोड़ा मरा कैसे? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे गधे का कहना है कि आपका घोड़ा बहुत काबिल और हुनरमंद था, जहांपना। वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर नाचने का हुनर जानता था। उस दिन वह मेरे गधे को अपना यही करतब दिखा रहा था। वह खुशी से झूमता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसला और वह अपना संतुलन खो बैठा। वह इस जोर से जमीन पर गिरा कि उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरे गधे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, वह बहुत रोया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइस ने जब यह देखा तो उसने अपनी गलती छिपाने और वजीर साहब के गुस्से से बचने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेजुबान गधे पर डाल दिया। मुल्ला की कहानी इतनी मर्मस्पर्शी और विश्वसनीय लग रही थी कि दरबार में मौजूद कई लोगों की आंखों में नमी आ गई। लेकिन वजीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह गुस्से से चिल्लाया, यह सब मनगढ़ंत कहानी है, एक गढ़ी हुई बकवास। इसका क्या सबूत है? कोई कैसे मान ले कि एक गधा इतनी बात बता सकता है? यही वह सवाल था जिसका इंतजार मुल्ला कर रहे थे। उन्होंने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप सही कह रहे हैं वजीर साहब। यही तो असली सवाल है। यही तो गधे का सवाल है। आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई यह कैसे मान सकता है